स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आयांश ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको सार्डिक का एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट कराएंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पहले इसके सूत्र लेते हैं। सूत्र क्या क्या होते हैं इस एक्सरसाइज में? दो प्रकार के सूत्र हैं। पहला होता है अगर आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और अब हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और हम 12th में भी पढ़ेंगे। तो 12th में जब हमने 3 बिंदुओं वाला 9th क्लास में पढ़ा था तो 9th क्लास में नॉर्मली लंबा वाला फॉर्मूला होता है। तो सूत्र होता है यदि हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 3 बिंदु चाहिए। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है तो उसके 3 शीर्ष होते हैं A, B, C। इसको हम x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं, इसको x3 y3 बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 3 बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दे रखा हो और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2। या सार्डिक बनाएंगे, फिर लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम 4 चीजें ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो। दूसरा, अगर हमसे पूछता है कि भाई क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो संरेख के लिए भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो बिंदु संरेख है। बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक रेखा में है, और एक रेखा में जब बिंदु होते हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु संरेख भी होंगे। एक इस प्रकार का सवाल आता है इसमें, इसी पर ही, कि बिंदु संरेख दिए हुए हैं और आपसे किसी संख्या का मान पूछेगा, कहेगा a का मान या k का मान बताइए। तो उस कंडीशन में हमें इस क्षेत्रफल को 0 लेकर के चलना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि बिंदु कब संरेख होते हैं, जब क्षेत्रफल 0 होता है। तो क्षेत्रफल को जब हम यहाँ पे 0 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी अज्ञात राशि होगी उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। और चौथा ये तरीका है कि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल के अंदर दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 36 37 जो भी दिया हुआ है, तो अगर आप कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमेशा जितना भी दिया हुआ है आप उसको प्लस माइनस लगा कर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ना तो प्लस का ही होता है, माइनस का भी हो सकता है। प्लस और माइनस दोनों का होता है, तो इसलिए हम इसे प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हो सकता है किसी अज्ञात राशि के 2 मान आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको प्लस और माइनस दोनों लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल पर 4 प्रकार के सूत्र हैं। एक ही सूत्र से 4 प्रकार के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे एक और फॉर्मूला है, अगर हमें 2 बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, कहेगा रेखा का समीकरण बताइए। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि रेखा का समीकरण, जब 2 बिंदु दिए हुए होते हैं तो रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। लेकिन यहाँ पे हम सारणिक का प्रयोग करके, ये हमारा कार्तीय तल के लिए है, लेकिन ये हमारा सारणिक से हल करने के लिए है। तो सारणिक में अगर आपको रेखा का समीकरण बनाना है तो उसके लिए सूत्र होता है x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 बराबर 0। यहाँ हमेशा बराबर में 0 ही आएगा। तो अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास रेखा का समीकरण आ जाएगा।
तो ये फॉर्मूले हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में। अब इसके कुछ सवाल लेते हैं एक एक करके। तो स्टूडेंट पहला सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीट्स ये 3 दिए हुए हैं। हमें ये 3 शीट्स दिए हुए हैं। ये पहला x वाला होता है, दूसरा y वाला होता है। तो इस त्रिभुज से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। तो यहाँ पर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके मान पुट कर देंगे। तो 1/2 x1 है हमारा 3, x2 है -4, x3 है 5, y1 है 8, y2 है 2 और y3 है 1 और ये 1 1 1। अब हम इसका प्रसार कर लेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले कि C1 को लेकर प्रसार करने पर, जब हम C1 को लेकर प्रसार करेंगे तो 1/2 हमारा बाहर है। C1 में हमारा पहला 3 है, 3 को हम बाहर रखेंगे, 3 के नीचे का और सामने का कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2 और 1 एकम 1। बीच वाला माइनस का होता है लेकिन यहाँ माइनस है पहले से, ये प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल 8 एकम 8 माइनस 1 एकम 1। तीसरा वाला प्लस का होता है, प्लस का 5 है, तो ये कैंसिल 8 एकम 8 और 2 एकम 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 में से गया 1, 3 एकम 3 प्लस 8 में से गया 7, 7 चौक 28 प्लस 8 में से 2 गया 6, 6 पंजे 30। अगर मैंने तीनों को जोड़े तो ये हो जाएंगे 28 और 3 31, 31 और 30 61। तो 61/2 वर्ग इकाई। हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 61/2 वर्ग इकाई। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। यदि बिंदु a, 0, 0, b, 1, 1 संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर हमें संरेख के रखे हैं बिंदु। हम जानते हैं अगर बिंदु संरेख कब होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बिंदुओं को लिखेंगे a, 0, 0, b, 1, 1। अगर कभी भी आपसे सिद्ध कराए कि बिंदु और संरेख बिंदु दे रखे हो तो आप यहाँ पर 2 लाइनें लिखेंगे कि चूंकि बिंदु संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो इस प्रकार हम सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिखा है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे और यहाँ से ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 इसको इस सवाल में पुट कर देंगे। तो x1 का मान है हमारा a, x2 का मान है 0 और x3 का मान है 1। इसी प्रकार y1 का मान 0, y2 का मान b और y3 का 1 1 1 1। अगर हम 2 का यहाँ पे भाग हो रहा है, 0 को गुणा करेंगे तो 2 तो बेकार हो जाएगा, इसलिए हम 2 को 0 से बेकार कर देते हैं और हमारे पास बचेगा a 0 1 0 b 1 1 1 1। C1 को लेकर प्रसार करने पर, अब हम यहाँ पर C1 को लेकर प्रसार कर देंगे तो 0 हमारा है ये बराबर में, सबसे पहले a है तो a लेंगे, तो a के नीचे का और सामने का कैंसिल, b एकम b
माइनस एक एकम ए। इसी प्रकार बीच वाला माइनस का होता है लेकिन जीरो है, तो जीरो को लेकर प्रसार करना बेकार है क्योंकि जीरो का गुणा और भाग किसी में भी करें तो बेकार हो जाता है। इसी प्रकार एक को लेकर करेंगे, एक प्लस का होगा यहाँ पे लास्ट वाला, तो एक के सामने का और ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो और ये बी, तो जीरो माइनस बी। अब अगर हम इसका अंदर गुणा करें तो ए बी माइनस ए, जीरो बेकार हो जाएगा, और एक का गुणा माइनस बी में करेंगे तो माइनस बी। अगर हम इन दोनों को बराबर से इधर ले आए तो ये a प्लस बी बराबर ए बी हो जाएगा। हमें अपोन में ए बी चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल में 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा एक कर लेंगे, इसका एक में गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो a बटे ए बी, b बटे ए बी बराबर a। b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/b 1/a बराबर a। इसी प्रकार अगर हम आगे पीछे कर रहे हैं तो 1/a 1/b बराबर a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई तथा शीर्ष 2, -6, 5, 4 तथा 3, 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल के जब सूत्र बताए थे उसमें लास्ट तरीका बताया था कि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो हम अगर हमें कोई अज्ञात राशि पूछी गई है तो हम कैसे निकालेंगे। इस कंडीशन में सबसे पहले हम बिंदुओं को लिखेंगे, 2, -6, 5, 4 और 1, 4। इसको लिखेंगे x1/1, ये x2/2, ये x3/3। इसी प्रकार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ±35। याद रखना जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो आप उसे प्लस माइनस लगाकर ही लिखेंगे क्योंकि उसके दो मान निकलेंगे, प्लस का और एक माइनस का। तो इस प्रकार से हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया हुआ है ±35, 1/2, x1 है हमारा 2, x2 है 5 और x3 है 3, y1 -6, 4 और 4, ये 1 1 1। अब 2 का अगर हम यहाँ पे भाग हो रहा है तरह के थोड़ा कर दो तो 35 दूनी 70 हो जाएंगे। ये बचेगा 2 -6 a 5 4 a के 4 a। अब इसे प्रसार कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे r1 को लेकर प्रसार करने पर, किसी भी को लेकर हम कर सकते हैं, या फिर हमने r1 को लेकर करना है, c1 को लेकर करना हो c1 को लेकर भी कर सकते हैं। हम r1 को लेकर प्रसार करते हैं तो ±70 हमारे पास पहले से ही है, तो सबसे पहले हमारे पास 2, तो 2 के नीचे का और सामने का कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 -4 एकम 4, बीच वाला माइनस का होता है लेकिन ये पहले से माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। इसके नीचे का सामने का कैंसिल, 5 एकम 5 माइनस के प्लस 1 लेंगे, एक के नीचे का और सामने का कैंसिल, 5 और 20 माइनस 4 के, ये हमारे पास ±70 है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 0 बचेगा, ये संख्या बेकार हो जाएगी। 6 का इसका बड़ा करेंगे तो 6 पंजे 30 -6 के, 1 का बड़ा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 20 -4 के, तो ±70 बराबर 30 और 20 50 10 के। अब हमारे पास दो चिन्ह है, तो पहले हम प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस का 70 हो जाएगा हमारे पास, बाद बाकी चिन्ह ऐसे रहेंगे, सिर्फ इसमें से हमने प्लस का चिन्ह लिया है, बाद बाकी चिन्ह जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो 50 -10 के, 10 के को ले जाएंगे, 50 के को उधर 10 के प्लस का हो जाएगा, 50 माइनस का हो जाएगा 70,
70 में से 50 घटाएंगे, ये बचेगा 20 और 10 का भाग 20 में लगाएंगे तो -2। तो k का हमारा पहला मान आया -2। इसी प्रकार जब हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो माइनस का चिन्ह लेंगे तो प्लस का हट जाएगा, माइनस का बचेगा -70, 50 माइनस 10k, 10k को लेके जाएंगे 70 को उधर, तो 10 के बराबर 50 प्लस 70, तो 10 के बराबर हो जाएगा 120। 10 से 120 में भाग लगाएंगे, k बराबर 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे पास k के दो मान प्राप्त होंगे इसमें। एक्सरसाइज नंबर 4.4 लेते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, दिखाइए कि आव्यूह ये अविकरणीय है। ये साढ़े की एक्सरसाइज है लेकिन इसमें आव्यूह आया है। आव्यूह की कुछ एक्सरसाइजेस और साढ़े की कुछ एक्सरसाइजेस लगभग एक जैसी हैं। तो यहाँ पर इसने हमसे प्रूफ कराया है कि ये आव्यूह अविकरणीय है। अविकरणीय का मतलब क्या, हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। किसी भी आव्यूह को, जैसे हमने आव्यूह में a इनवर्स निकाला था, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम होता है, तो अविकरणीय का मतलब हम इसे उल्टा नहीं कर सकते। हम केवल उस आव्यूह को उल्टा नहीं कर सकते जिसका सारणिक का मान, जिसका अगर हम सारणिक निकालें उसका मान अगर 0 आ जाए तो हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। उस कंडीशन में ये आव्यूह अविकरणीय हो जाता है। तो देखते हैं, एक मान लेते हैं कि हमारा आव्यूह a है, तो 1 1 1 2 3 4 3 4 5। अब हमें ये चेक करना है कि ये आव्यूह अविकरणीय है। तो सबसे पहले अविकरणीय चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से इसका मोड निकालना पड़ेगा। मोड निकालने के लिए आव्यूह हटा करके हमें इसमें सारणिक में रखना पड़ेगा। तो सारणिक में रख देंगे सभी मानों को, 2 3 4 3 4 5। तो जब हम इसका प्रसार करेंगे R1 को लेकर प्रसार करने पर, जब हम R1 को लेकर प्रसार करेंगे तो पहला है हमारा 1, तो 1 के नीचे का और सामने का कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 15 और 4 4 16। बीच वाला माइनस का होता है तो माइनस का 2, नीचे का कैंसिल सामने का कैंसिल, तो 5 एकम 5 और 4 एकम 4। इसी प्रकार तीसरा वाला प्लस का होता है, ये कैंसिल 4 एकम 4 और 3 एकम 3। 16 में से 15 घटाएंगे -1 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 2 एकम 2 और 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 3 एकम 3। 2 और 1 3 प्लस 3 -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मोड a बराबर 0, इसलिए a अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर 0 को छोड़कर कुछ और आता है तो इसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा 0 आ गया, मोड a का मान अगर 0 आ गया तो ये अविकरणीय होगा, मतलब हम इसका a इनवर्स नहीं निकाल सकते। एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, यदि a बराबर कितना है तो एडजॉइंट a का मोड ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट a का मतलब होता है सहखंडज आव्यूह। एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज आव्यूह और उसका भी हमें मोड ज्ञात करना है। मोड का मतलब सारणिक से होता है, तो आव्यूह एडजॉइंट का मतलब सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह का मोड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a के सभी सहखंडज लेने पर, जब हम a के सभी सहखंडज लेंगे तो a1 1 पहली रो पहला कॉलम कैंसिल वो आ जाएगा, a1 2 इन दोनों को जोड़कर अगर विषम संख्या आती है तो माइनस लेते हैं अपनी तरफ से, तो पहली रो दूसरा कॉलम कैंसिल -1 हो जाएगा, a2 1 दूसरी रो पहला कॉलम कैंसिल तो माइनस का 3 आ जाएगा, a2 2
दूसरी रो दूसरा कॉलम कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसे हम बी में लिख देंगे। बी अपनी तरफ से कोई भी एक संख्या ऐसी मान सकते हैं जो सवाल में ना हो। तो 2 -1 -3 और 2 जिस प्रकार से लिए थे उसी जगह पर रखना है। पहली रो पहला कॉलम दिया था 2 था, पहली रो दूसरा कॉलम पे -1 था, दूसरी रो पहला कॉलम पर -3 और दूसरी रो दूसरे कॉलम पर 2। तो जैसे लिए थे वैसे ही इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए इसके डैश के बराबर होगा। डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, ये हमने आपको आव्यूह में बता चुके हैं। तो परिवर्त आव्यूह का मतलब इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 2 -1 -3 2। इस प्रकार से ये हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। हमें एडजॉइंट ए का मोड ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ए का मोड ज्ञात करेंगे तो इस आव्यूह को हम सारणी में पुट कर देंगे। तो 2 -1 -3 2। प्रसार करने के लिए ये 2/2 का है, इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। इस पर लिखना नहीं है आपको कि इसको लेकर प्रसार करने पर। जब 3/3 का होता है तो उसमें हम लिखते हैं कि इस वाली रो या इस वाली कॉलम को लेकर प्रसार करने पर, लेकिन ये 2/2 का है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्टली गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, बीच में माइनस होता है, -3 का -1 में गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मान +1 आ जाएगा। अब 10वां सवाल है, इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम हम आपको आव्यूह में बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। तो आव्यूह ए इनवर्स का मतलब होता है, अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो हमें 2 चीजें निकालनी है, एडजॉइंट ए और मोड ए। 2 चीजें बतानी होती है इसमें, एडजॉइंट ए और मोड ए। एडजॉइंट ए अभी हमने आपको बताया था, मोड ए आप जानते हैं, इसका सारणी है, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम मोड ए ज्ञात करेंगे। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो पहले आप मोड ए ही ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें तो पता नहीं है ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो अगर मोड ए का मान 0 आ गया तो इसका हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो वहां लिख देंगे हम ए इनवर्स संभव नहीं है। लेकिन अगर मोड ए 0 को छोड़कर कुछ और आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम मोड ए निकालेंगे। तो मोड ए निकालने के लिए इस वाले आव्यूह को सबसे पहले सारणी पर रखेंगे। -2 1 3 0 -1 1 1 2 0। तो यहाँ लिखेंगे C1 को लेकर प्रसार करने पर। जब हम C1 को लेकर प्रसार करेंगे तो सबसे पहले -2 दे रखा है, ये कैंसिल 0 और 2 एकम 2। माइनस बीच वाला माइनस का होता है, लेकिन ये 0 है इसलिए इसको हम लेंगे ही, क्योंकि 0 का गुणा या भाग करना बेकार है। तो प्लस का 1 लेंगे। अब ये कैंसिल 1 एकम 1 और 3 एकम 3, तो +3 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है यहाँ पे, और ये माइनस का 3 आएगा, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा ये। तो -- 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा, ये बेकार है, 3 और 1 4 +4, 4 और 4 8। तो मोड ए का मान हमारा 8 आ गया। अब हम यहाँ पर ए के सभी सहखंडज लेने पर, तो ए के सभी सहखंडज लेंगे, हमारे पास 9 सहखंडज है यहाँ पर। तो 9 के 9 सहखंडज लेने हैं हमको। सबसे पहले A11 लेंगे। 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम कैंसिल, 0 -2, तो ये -2 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 2 लेंगे तो माइनस बाहर लगा देंगे, क्योंकि जोड़ के दोनों को विषम संख्या आ रही है। कभी भी इन दोनों को जोड़कर विषम संख्या आए तो आपको यहाँ पर माइनस लेना। तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 0 और 1 एकम 1, तो +1 आ जाएगा। 1 3 लेंगे तो पहली रो तीसरा कॉलम 0 -1, तो 0 + 1 हो जाएगा, प्लस का 1 1 2 1। दूसरी रो पहला कॉलम 0 3 दूनी 6, तो 0 - 6 प्लस का 6 हो जाएगा, 1 2 2। तो दूसरी रो दूसरा कॉलम -0 का 2 में करेंगे 0 और 3 एकम 3, तो 0 - 3,
ये -3 आएगा, 1 2 3 तो माइनस आ जाएगा, 2 3 मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 दूनी -4 और ये 1 एकम 1, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा, A 3 1 तीसरी रो और पहला कॉलम, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, ये 4 आ जाएगा, A 3 2 लेंगे तो माइनस बाहर लेंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 एकम 2 माइनस का और ये 0 तो प्लस 2 आ जाएगा, A 3 3 तो तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 और 0 तो ये 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इन्हें हम B में लिख लेंगे क्योंकि B नहीं है हमारे पास, तो लिखेंगे ऐसे ही जैसे हमने रो वाइज लिया है तो रो वाइज ही रखेंगे इनको। तो सबसे पहले -2 फिर 1 फिर 1 फिर 6 -3 5 4 2 और 2। इसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट A B डैश के बराबर होता है, तो जब हम इसका डैश निकालेंगे तो रो को कॉलम बना देंगे, इसका परिवर्तन काफी होता है ये, तो 2 1 1 6 -3 5 और 4 2 2, तो ये हमारा एडजॉइंट A आ गया और ये मोड A आ गया। हमें इनवर्स निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनवर्स निकालेंगे तो लिखेंगे एडजॉइंट A अपॉन मोड A, लेकिन पहले हम मोड A का ही मान लगाएंगे। मोड A का मान कितना है 8, मोड A को अपॉन में आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1/8 और एडजॉइंट A का मान लिखेंगे -2 6 4 1 -3 2 1 5 2। आप चाहे तो इस 8 का इस पूरे आप ऊपर भाग लगा सकते हैं कि कितना ही छोड़ दें, आंसर हो जाएगा। एक एक्सरसाइज और लेते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 4.5। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में से कम एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, पेपर में 101% जरूर आएगा। इस सवाल को आप जरूर कर लें। इसमें मैं आपको दो सवाल बताऊंगा, इसमें दो ही प्रकार के सवाल होते हैं, एक 2x2 क्रम का, एक 3x3 क्रम का। तो 3x3 क्रम का और 2x2 क्रम का कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको दोनों प्रकार के सवाल बताऊंगा। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, या मैं दो समीकरण दे रखे हैं, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इस समीकरण इन दोनों समीकरणों को हमें आव्यूह विधि से हल करना है। वैसे तो हम एलिमिनेशन मेथड या किसी भी और मेथड से हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें ये उस मेथड से ना करके आव्यूह विधि से हल करना है। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो इस समीकरण को हम ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हमें आव्यूह बनाएंगे और इस आव्यूह में a का मतलब x के आगे y के आगे जो संख्याएं हैं वो a के अंदर आएंगी। तो x के आगे है हमारा प्लस का 2, y के आगे 5, x के आगे 3 और y के आगे 2, तो ये हमारा a हो गया। इसी प्रकार x लिखना है तो x होता है, ये समीकरण में x और y दो चर हैं तो हम x और y लिखेंगे। अगर आपको p और q दे रखे हो तो आप यहाँ p और q लिख दें, a b दे रखे हो तो a b लिख दें, मतलब जो भी चर दे रखे हो वो आप यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार बराबर लगाएंगे और b का मतलब ये बराबर की संख्या है, हम बराबर में लिखेंगे। तो इस रूप में चेंज करने के लिए हम इन समीकरण को लिखते हैं ax बराबर b का रूप बोलते हैं इसे। तो अगर हम इसको उधर ले जाएं तो इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको a यहाँ लिख लेंगे, a बराबर 2 5 3 2। हमने अभी a का इनवर्स ज्ञात किया था, उसी प्रकार से a का इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मोड निकालेंगे इसका 2 3
5 2 2 दूनी 4 और 5 दिया 15। तो इस प्रकार से हमारे पास 11 प्राप्त होंगे। तो मोड ए का मान आ जाएगा माइनस का 11। इसके बाद ए के सभी सहखंडज लेने पर, अब ए के सभी सहखंडज लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम ए 1 1, तो पहली रो पहला कॉलम कैंसिल, 2 बचेगा। ए 1 2 तो माइनस लगा लेंगे क्योंकि ये दोनों को जोड़कर विषम संख्या आ रही है। तो पहली रो दूसरा कॉलम ये 3 बचेगा। इसी प्रकार 2 1 लेंगे तो माइनस लगाएंगे, दूसरी रो पहला कॉलम 5 आ जाएगा और 2 2 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम कैंसिल तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम बी में लिख देंगे। बी में आएगा हमारा 2 -3 -5 और 2। अगर हम इसका एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ए ये बी डैश के बराबर आएगा। बी डैश का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 2 -3 -5 और 2। इस प्रकार से हमारा सेकंड जो आ गया ए का। अब इसका हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स हम जानते हैं एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए होता है। तो सबसे पहले हम मोड ए लगाएंगे। मोड ए का मान हमारे पास माइनस का क्या है, तो कौन में लगाएंगे 1 क्या है, और एडजॉइंट ए का मान है हमारे पास 2 -5 -3 और 2। इसका हम इसमें भाग नहीं लगाएंगे अभी, जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसका हम भाग नहीं लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस संख्या को लिखा था ax बराबर b, तो इसको हम लिखेंगे समीकरण को x बराबर a इनवर्स b लिखने पर, अगर हम यहाँ पे x में a का गुणा हो रहा है, a को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो a का भाग हो जाएगा, भाग का मतलब a इनवर्स हो जाएगा। तो पहले हम a इनवर्स लिखेंगे, बाद में b लिखेंगे। ये याद रखेंगे, पहले a इनवर्स लिखना है, उसके बाद b लिखना है। तो सबसे पहले x का मान लगाएंगे। x का मान है हमारे पास x और y। a इनवर्स का मान लगाएंगे तो -1/11 2 -5 -3 और 2। इसी प्रकार b का मान लगाएंगे तो b हमारे पास 1 और 7 है, इसको यहाँ लिखेंगे 1 और 7। ये x y -1/11 है रो का कॉलम में। जब हम दो आव्यूहों का गुणा करते हैं तो पहली आव्यूह का रो देखते हैं और दूसरे आव्यूह का कॉलम, और इस रो को इस कॉलम के आगे खड़ा कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 आएगा, 7 पंजे 35 आएंगे। इसी प्रकार इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। ये x और y रहेगा -1/11। 35 में से 2 घटाएंगे 33 बचेगा, 14 में से 3 घटाएंगे 11 बचेगा। जब 11 का इसमें अब हम भाग लगाएंगे x, y, तो ये हमारे पास -10 हो जाएगा। 11 दिया 33 और 11 एकम 11 -1। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो x के सामने 3 है तो x का मान 3 आ जाएगा, और y के आगे -1 है तो y बराबर -1 आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। या मैं 3 समीकरण दे रखे हैं, समीकरण निकाय को आप विधि से हल कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कम से कम 4 नंबर पे आएगा ये क्वेश्चन। ये 4 नंबर जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करें। इस पूरी एक्सरसाइज में इसी प्रकार के सवाल दे रखे हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन का तरीका बता दूंगा, आपको खुद ब खुद सभी क्वेश्चन हल करने हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से हल कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती है। तो ध्यान से हल करेंगे तो एक बार में आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो तरीका वही रहेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, तरीका सेम वही रहेगा, बस इसका क्रम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, जब हम इसे ax बराबर b के रूप में लिखेंगे तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, y के आगे 1 और z के आगे 1।
x के आगे कुछ नहीं है तो 1, y के आगे -1, z के आगे +1, x के आगे 2, y के आगे 1, z के आगे -1। x में हमारे पास अब 3 चर हैं, x, y और z। तो तीनों चर लिखेंगे x, y और z। अगर 2 चर हैं तो 2 चर वाला लिखेंगे और 3 चर हैं तो 3 चर वाला लिखेंगे। और b हमारा बराबर की संख्या होती है, तो ये 6, 2 और 1। अब a बराबर हमारा व्यू है 1, 1, 1, 1, -1, 1, 2, 1, -1। इसमें हम सबसे पहले इसका मोड निकालेंगे। 1, 1, 1, 1, -1, 1, 2, 1, -1। तो R1 को लेकर प्रसार करने पर, जब हम R1 को लेकर प्रसार करेंगे तो पहली रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार बीच वाला माइनस का होता है तो माइनस का 1 लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 और 2 एकम 2। इसी प्रकार प्लस का 1 ये वाला लेंगे तो 1 एकम 1, ये माइनस होगा तो ये माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे। 2 और 1 3 प्लस के 3 आएंगे, 2 और 1 3 प्लस के 3 आएंगे। इस प्रकार से मोड ए का मान 6 आ जाएगा। अब हम ए के सभी सहखंडज लेने पर, तो ए के सभी सहखंडज लेंगे तो वही तरीका रहेगा। A11 निकालेंगे, पहली रो पहला कॉलम 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 -1 0 आ जाएगा। A12 लेंगे तो माइनस लग जाएगा बाहर, तो पहली रो दूसरा कॉलम -1 और 2 एकम 2, -1 -2, तो +3 आ जाएगा। 13 तो पहली रो तीसरा कॉलम प्लस का 1 प्लस के 2, 1 + 2 3 आ जाएगा। 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो और पहला कॉलम कैंसिल, -1 और +1, तो -1 यहाँ लिखेंगे और बीच में माइनस होता है तो -1, तो ये प्लस के 2 आ जाएंगे। 1 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 -2, सॉरी -1 -2, तो हमारे पास -3 आ जाएगा। A 2 3 माइनस बाहर लगा देंगे, दूसरी रो तीसरा कॉलम +1 -2, +1 आ जाएगा। 3 1 तो तीसरी रो पहला कॉलम 1 -1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। 3 2 माइनस बाहर लगाएंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 1 1 -1 0 हो जाएगा। 3 3 तो तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 -1 -2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये 9 सहखंडज प्राप्त करने हैं। सबसे ज्यादा गलतियां इसी पार्ट में होती है सवाल में, तो इस पार्ट को सबसे ज्यादा ध्यान से करें। जब तक ये ध्यान से नहीं होगा ये सवाल में गलतियां आती रहेंगी। आपको इस पार्ट को सबसे ज्यादा ध्यान से करना है। तो इसको हम बी में लिख लेंगे, सॉरी बी है हमारे पास यहाँ पर, तो इसको हम सी में लिख लेंगे। सी हमारे पास नहीं, कोई भी एक ऐसा चर लेंगे जो इस सवाल में ना हो, तो सी में लिख लेंगे 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। अब ए का सेकंड है, जब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ए होगा इसके डैश के बराबर, तो रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 3 3 2 -3 1 और 2 0 -2। हमारा सी डैश आ गया, एडजॉइंट निकल आया। अब हम इसका ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो मोड ए का मान हमने निकाला था 6 प्लस का, तो पहले हम मोड ए का मान 1/6 लगाएंगे, उसके बाद एडजॉइंट ए का मान 0 3 3 2 -3 1 2
प्रकार से हमारा A इनवर्स प्राप्त होगा। अब हम समीकरण को x बराबर A इनवर्स B लिखने पर अगर हम यहाँ से A को दूसरी साइड लेके जाएं तो A का भाग हो जाएगा, भाग का मतलब A इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x बराबर A इनवर्स B लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले x का मान लिखेंगे। x का मान हमारे पास x y z है, इसको लिखेंगे x y z बराबर A इनवर्स। A इनवर्स का मान है हमारे पास 1/6 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2 गुणा b। तो b का मान हमारे पास ये है, b की जगह पे हमने ये लिखा था, तो b का मान b की जगह लगा देंगे 6 2 1। कभी भी आपको इसका भाग पहले से इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप इसका गुणा करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो पहले गुणा कर लें, उसके बाद भाग लगाएं। तो सबसे पहले x y z लिखेंगे, इसके बाद 1/6 भाग है हमारे पास। इस रो का इस कॉलम में गुणा करेंगे तो 6, 0 का 6 में गुणा करेंगे तो 0, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस रो का इस कॉलम में गुणा करेंगे तो 3 6 18, 3 दूनी 6 और 0, 3 6 18, 2 एकम 2 और -2। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो x y z 1/6 4 और 2 6 आएगा, 18 में से 6 गए 12 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हम 6 का भाग अंदर लगाएंगे, इस पूरे आव्यूह में 6 का भाग लगाएंगे। तो ये हमारे पास x y z है पहले से। जब 6 का भाग लगाएंगे तो ये 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 और यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो x के सामने 1 है, x बराबर 1 आएगा, y के सामने 2 है तो y बराबर 2 और z बराबर 3। इस प्रकार से हमारा ये आंसर प्राप्त होगा। ज्यादातर इस एक्सरसाइज में आपको 0 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से ही आंसर आएंगे। अगर आपको चेक करना है कि भाई हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप इन तीनों मानों को उठाकर इस किसी भी समीकरण में x y z की जगह रखते हैं। अगर दोनों साइड आपकी बराबर आती है तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज मैंने आपको आज बताई, इनको कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन रह गए वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा उन्हें।